बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं खालिद जमील साहब, एबीएन न्यूज़ ब्यूरो चीफ हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। जस्टिस मंसूर अली शाह इस वक्त खबरों पे छाए हुए हैं। उन्होंने एक खिताब किया और इस खिताब में कहते हैं ये हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना हो। सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी आइन से हासिल होती है। अगर फैसलों पर अमल ना हो तो आइनी तवाज़ुन बिगड़ सकता है और बिगड़ जाता भी है। इसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी कुछ कहा, इस वाले से बात करेंगे। इसके अलावा वो काफ़ी लंबे अरसे के लिए अब चैम्बर वर्क करेंगे और सब यही कह रहे हैं कि ये जो चैम्बर में जा रहे हैं ये मुस्लिम लीग नून या हुकूमत के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि मखसूस नशिस्तों का फैसला जब वो चैम्बर से निकलेंगे तो फिर मंजर आम पर आ जाएगा। इसके अलावा सफ़ीरों को तैनात किया गया है, एक को यूएई में, एक को अमेरिका में। कितनी कंट्रोवर्शियल शख्सियात हैं, इस हवाले से बात करेंगे। और आखिर में 9 मई नून लीग के पास बयानिया और कुछ भी नहीं। आज भी इरफान सदीकी साहब 9 मई को ही रोते रहे और कहते रहे कि 9 मई इंसाफ के लिए भटक रहा है। हालांकि हमने जो ऑब्जर्व किया वो ये है कि 9 मई के जितने लोग अभी तक इसमें शामिल हुए हैं, मुलजिम हैं, वो इंसाफ के लिए भटक रहे हैं। शुरू करते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के। क्या किसी फैसले को तरमीम, जैसे हम पहले भी कह रहे थे, आईनी तरमीम से पलटा जा सकता है? अभी तो सिर्फ सादा कानून साजी हुई है और कानून साजी का जो बिल पास हुआ है उस पर साइन भी हो गए। उसके बाद ये तकरीर, क्या ये अब पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट मैच पड़ गया? मेरा ख्याल है कि अगर आप ये देखें कि मुसलसल ये तीसरा मौका है कि जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है कि वो इस किस्म के रिमार्क्स पास कर रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट अंदर हियरिंग में भी और फिर उन्होंने जो अपनी एक जजमेंट लिखी उसके अंदर भी ये मामला उन्होंने ऐसे ही डिस्कस किया। और अभी जो है कि इत्तेफाक से इस सेमिनार का मौजू भी यही था कि अदलिया के फैसलों पर अमल दरामद के अंदर जो चैलेंजेस आते हैं उनके ऊपर कैसे काबू पाया जा सकता है। तो इस तनाजुर में अगर आप देखें, और उन्होंने कहा कि अभी एक फ़ैसले के ऊपर अमल में ताख़ीर हो रही है, तो वो जी। उसका इशारा भी उन्होंने मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले की तरफ था, जिसके अंदर उन्होंने टाइम फ्रेम दिया हुआ था, 6 अगस्त तक होना था। लेकिन इस फ़ैसले के अंदर एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी इलेक्शन कमीशन के पास कि जो उन्होंने कुछ इब्हाम क्लियर करने के लिए, अगरचे इलेक्शन कमीशन को उसमें कोई इब्हाम नहीं होना चाहिए था कि जिनके ख़त के दस्तखत के ऊपर आपने 39 अरकान को पीटीआई डिक्लेयर किया, वही बैरिस्टर गवर्नर है जिनके दस्तखतों के ऊपर जो है कि बाकियों को भी आपने करना था। जी। लेकिन एक उन्होंने बहरहाल वो एक कानूनी नुक्ता निकाल के उसको ले गए वहाँ पर। तो मेरा ख्याल है कि एक वो उसको किसी हद तक थोड़ा-सा हम कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन को हम क्वेश्चन दे सकते हैं, तो उसकी तरफ उनका इशारा है। अब सही। इसके अंदर जो दूसरा पहलू है कि कानून साजी के ज़रिए अब इत्तेफाक से आज सुबह ही सेनेट सेक्रेटेरिएट से गज़ट नोटिफिकेशन जारी होता है इस सारे मामले के ऊपर, और शाम को ये सेमिनार है जिसके अंदर वो खिताब कर रहे हैं। और कानून साजी देखें और आइन साजी पार्लिमान का हक है, इसमें तो कोई इख्तियार नहीं है कि अच्छा ठीक है उसके पास इख्तियार है वो कर सकता है। लेकिन अगर आप ये एक डिसीजन स्पेसिफिक, पर्सन स्पेसिफिक या ग्रुप स्पेसिफिक करेंगे, तो वो जो असूल कानून है वो इजाज़त नहीं देता है इसकी। सही। और इसमें अगर आप ये देखें कि इसको भी कि आपने एक इलेक्शन एक्ट जिसमें तरमीम की, मुत्तफ़िका तौर के ऊपर तरमीम की, कुछ चीज़ों को तय किया, अब उन्हीं को जो है कि आप रिवर्स कर रहे हैं। और ख़ास तौर के ऊपर जब फैसला आता है उसके तनाज़ुर में, और फिर आप ये भी कहते हैं कि इसका इतलाक़ उस वक़्त से होगा जब ये कानून बना था। सही। तो इसका मतलब ये है कि आप इस फैसले को गैर मौसर करने के लिए आप ये कानून साजी कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल इसके अंदर जो है कि मैलाफाइडी इंटेंशंस नज़र आ रही हैं। तो उस तनाजुर के अंदर फिर ये बात उनकी वजन रखती है कि अगर आपने अमल नहीं, आपके पास चॉइस नहीं है, आप एहसान नहीं करेंगे, आप जो है कि ये नहीं है कि जी कि आप किसी भी फैसले को गलत दुरुस्त करार देंगे, आपके पास ये कोई इस्तेकाक चॉइस ही नहीं है। नहीं है। आपने उस पर अमल करना है और ये आइन ने इसको ताकत दी हुई है, आइन से ही इनहेरिट हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। अगर आप समझते हैं कि फैसलों पर अमल नहीं करना तो फिर आइन को बदल दें, आइन को उसके अंदर तरमीम कर, ये उनका सारा का सारा मफहूम है। और ये मेरा ख्याल है कि उनकी जो कमिटमेंट है और उनकी जो अभी जजमेंट लिखनी है, जो आपने दूसरा हवाला दिया कि वो जी। अब इन चैम्बर वर्क चैम्बर करेंगे। जा रहे हैं, तो इन चैम्बर बेसिकली उन्होंने जाके ये फैसला ही लिखना है कि अब वो तमाम जजेस जो हैं कि वो भी अवेलेबल होंगे, पाकिस्तान आ चुके हैं, छुट्टियां भी ख़त्म जब होंगी तो उससे पहले, क्योंकि इन्होंने बैरून मुल्क भी जाना है दौरे पर, कुछ छुट्टियां भी जाना है इन्होंने। तो ये अगर 25 अगस्त तक जो है कि अपना ये सारा की सारी जजमेंट लिखेंगे, ये अपने बाकी 8-7 मेंबर जो इनके जिन्होंने इसमें इत्तेफाक किया था उनके साथ शेयर करेंगे। वो अपनी अगर ड्राफ्टिंग के अंदर कुछ तब्दीली चाहेंगे, कुछ चीज़ करेंगे, जब वो कंसेंट दे देंगे तो फिर ये इसको पब्लिक कर देंगे। और मेरा ख्याल है कि उसमें जो 2 जजेस साहबान ने जो इख्तिलाफी नोट लिखा और उसके अंदर कहा कि जी आइन से मावरा को फैसला हो तो हुकूमत को, रियासत को, इदारों को अमल नहीं करना चाहिए, हम्म। उस पहलू के ऊपर भी
जो नुकात उन्होंने उठाए थे, जिन आर्टिकल्स का रेफरेंस दिया है, तो वो सारे जवाबात मेरा ख्याल है इसके अंदर होंगे। जी, और ना सिर्फ जवाबात होंगे, मेरा ख्याल है बल्कि कि डायरेक्शंस भी होंगी। जो इलेक्शन कमीशन ने सवालात उठाए हैं ना, जी, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो कहते हैं हमने अमल नहीं किया, उन सवालात का जवाब भी इसके अंदर होगा। और फिर इसमें अगर जो टाइम टाइम फ्रेम दिया गया था, अगर उसके अंदर ये अमल नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि उस हवाले से भी इसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी आ जाएगी जो हुकूमत के लिए बड़ी जो है कि टफ जो है कि कंडीशंस हो सकती हैं उसमें। सही। छुट्टियों की आपने जजों की बात की, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक साहब छुट्टी पर जा रहे हैं और जस्टिस बाबर वापस आ रहे हैं, दूसरे 2 जजेस भी वापस आ रहे हैं। तो इमरान खान के ख़ास मुकदमात हैं इस अगले 2 हफ्तों में। क्या कोई रिलीफ़ इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है? मेरे ख्याल एक तो जैसे आमिर फारूक साहब जो है कि वो ज़्यादा तवील नहीं जा रहे, मेरा ख्याल है 4 या 6 दिन के लिए वो जा रहे 1 हैं। हफ्ते के लिए नहीं है। 1 हफ्ते के लिए नहीं है। और अगर इस हफ्ते में जैसे कि 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसला भी आज आ गया कि जिसमें ये कहा गया चीफ जस्टिस साहब को कि एक जैसी नौयत तोशाखाना केस के अंदर जी, जो गिरफ्तारी हुई है बेसिकली, कि एक ही नौयत की एक दरखास्त उनके पास है, एक दरखास्त यहाँ पे आ गई, तो इसको यकजा किया जाए। अब ये 2 रुकनी बेंच था जिसने चीफ जस्टिस को मार्क किया और कहा कि इसको अर्ली हेयरिंग मुकर्रर होनी हुँ, चाहिए। तो अर्ली हेयरिंग का मतलब फिर यही होता है कि आप विदिन अ वीक करें, और अगर चीफ जस्टिस इसमें करते हैं तो फिर गुल हसन औरंगजेब और बाबर सत्तार अगर हेयरिंग करते हैं, तो ये फिर नैब के लिए काफ़ी मुश्किल होगी। और नैब ने क्योंकि एक ही मसले के अंदर मुतअद्दिद केसेस बना लिए हैं, और एक ही केस में अगर आप बार बार गिरफ्तारी करेंगे और उनकी केस करेंगे, और और रेफ़रेंस भी बनाते जाएँ और रिज़ल्ट। इसमें अगर ये 2 रुकनी बेंच कोई फैसला दे देता है, तो इसमें मेरा ख्याल है कि नैब का जो पार्ट 2, पार्ट 3 सारा का सारा फारग हो सकता है, सही, अगर इसके ऊपर कोई फैसला आ सकता है तो। सही। इसके अलावा 2 सफ़ीर तैनात किए गए हैं, दोनों बहुत अहम जगह हैं। एक तो यूएसए में रिज़वान सईद शेख साहब को और दूसरा जनरल आमिर साहब को यूएई में। बड़ी उँगली उठाई जा रही है कि ये ज़रदारी साहब के बड़े करीब थे, इनने बड़े माली फ़वाइद पहुँचाए हैं उन्हें। देखिए, जनरल आमिर साहब जब ब्रिगेडियर थे तो ये मिलिट्री सेक्रेटरी थे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ ज़रदारी के, पीपल्स पार्टी का जो दौर हुकूमत था 2013-18 उसके दौरान। और जब उस वक्त जेआईटी बनी थी, जब ये बेनामी अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग और सारे मामलात की तफ्तीश हो रही थी, ओमनी ग्रुप वगैरह, आपको सारे मारूफ केसेस पता है, तो उस वक्त ये जेआईटी ने ये डिस्क्लोज किया था कि ब्रिगेडियर आमिर, ये उस वक्त ब्रिगेडियर थे, कि उनका जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर इतनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। और जब उनसे हुँ, पूछा गया कि ये इतना पैसा आपके पास से कहाँ आ गया, तो उन्होंने कहा जी ये तो जरदारी साहब के पैसे थे जो मेरे अकाउंट से ट्रांसफर हुए। तो इसका मतलब है कि वो जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी उसमें इनका अकाउंट, बैंक अकाउंट इस्तेमाल होता रहा। और आप कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट के मिलिट्री सेक्रेटरी जो है कि वो प्रेसिडेंट के फ्रंट मैन जो है कि हुँ, बतौर फ्रंट मैन उन्होंने वो सारे का सारा पैसा ट्रांसफर किया। और उसके बाद मजे की बात है कि इनकी प्रमोशंस भी एक नहीं 2 स्टेप प्रमोशन हुई, मेजर जनरल भी बन गए, लेफ्टिनेंट जनरल भी बन गए, और कोर कमांडर गुजरांवाला भी बन गुजराँवाला गए। ने। और आर्मी चीफ की जब 5-6 लोग सीनियरिटी में डिस्कस हो रहे थे, जब आसिम मुनीर को बनाया गया, तो उसमें इनका नाम भी था। जी, तो ये सारी सिचुएशन हो, और फिर आप आकर उनको अभी रिटायरमेंट के बाद जो है कि आप यूएई के अंदर जो है कि एम्बेसडर भी लगा देते हैं, और पाकिस्तान के अंदर से जितनी भी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है आपको यूएई, बर्तानिया, अमेरिका या यूरोप की तरफ नजर आएगी। और जी, अभी आपको जो दुबई प्रॉपर्टी लीक्स का स्कैंडल आया, उसके अंदर इतनी सारी चीजें आई, तो उसमें देख लें आपको कि पाकिस्तानी कितना, 10 अरब डॉलर से ज्यादा जो है कि यहाँ से ट्रांसफर होकर यूएई गया और वहां पे हुआ। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे अफराद को तो एहतसाब के कटहरे में खड़ा होना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस वक्त एक ऐसी माइंडसेट जो है कि वो हुकूमत के अंदर है कि वो ना सिर्फ ऐसे लोगों को प्रमोशंस देता है, बल्कि अभी आप देखें, अगर आप सफ़ीर मुकर्रर कर रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि ऐसा शख्स जो है कि वो उस मुल्क के अंदर पाकिस्तान के मफादात के लिए काम करेगा, या यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग और नहीं ऐसे हम इंडिया की तरफ उसको। देखें, फ़ॉरेन ऑफ़िस के जो लोग हैं या जो डिप्लोमेट्स हैं, वो स्पेशलाइज़्ड होते हैं। हर डेस्क का अपना स्पेशलाइज़्ड बंदा होता है, हमारे यहाँ भी हैं। हम्म। लेकिन जब सफ़ीर तैनात करने की बारी आती है, कोई ना कोई रिटायर उठ के आ जाता है, कोई ना कोई सिफारशी आ ये जाता है बदकिस्मती है ना, मैं ये तो कह रहा हूँ कि क्योंकि हुँ, इन्होंने जब ये कि हमारे पास ऐसा लायक बंदा ही नहीं है। जब ये ऑफिशियल पोजीशंस पर होते हैं, तो ये सियासतदानों के हर अच्छे गंदे बुरे काम करते हैं। अब सही, इसमें आप यही देख लेना कि अब जेआईटी के वो, अब हम आप इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहे हैं, जी, जेआईटी के अंदर तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन इदारे हैं, उन सब के लोग थे, इनके अपने आर्मी के लोग भी थे उसके हुँ, अंदर, जिन्होंने ये सारा डिस्क्लोज किया था और इन्वेस्टिगेट किया था। तो जब आपके पास सारी चीज़ें हैं, उसके बावजूद आप प्रमोट भी करते हैं, उनको प्रमोशंस भी देते हैं, आप आर्मी चीफ की दौड़ में भी शामिल हो जाते हैं, और फिर
उनको सफ़ी लगा। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ बदकिस्मती कल्चर ऐसा है कि हमने करप्ट लोगों को, ऐसे लोगों को जो कानून और आइन को पसपुश डालकर हमारी ज़ाती ख्वाहिशात, हमारी सियासी मफादात, माशी मफादात या माशरती मफादात को जो प्रोटेक्ट करते हैं, हम उन लोगों को फिर जो है कि नवाजते हैं। तो ये उनको, मेरा ख्याल है कि उन चीज़ का सिला दिया जा रहा है कि आपने हमें ऑफिशियल कैपेसिटी में जो तमाम हमारे नाजायज़ अजायज़ काम जो है कि वो किए हैं, तो अब हम आपको ओब्लाइज कर रहे हैं। तो ये उस चीज़ की, इसकी अक्कासी करती है जिसको ख़त्म होना चाहिए। सही। आ जाते हैं जो सबसे लंबा मसला चल रहा है अभी तक 9 मई से लेकर अब तक, जो पीटीआई के साथ जो कुछ हुआ वो हम देख रहे हैं। नून लीग के पास बयानिया कोई नहीं है, वोट को इज्जत दो वो दफन कर चुके और बूट को अपनी इज्जत बना चुके। आज भी इरफान सदीकी साहब एक बयान देते हैं और कहते हैं कि 9 मई इंसाफ के लिए भटक रहा है, जबकि अगर हम रियलिटी पे जाएं तो 9 मई में जितने भी लोगों को शामिल किया गया मुल्जमान की सूरत में, वो बेचारे इंसाफ के लिए भटक रहे हैं। और दूसरी जानब पेशावर हाई कोर्ट को ख़त लिखा गया कि जुडिशल कमीशन इस पर बनाए, वो भी पीछे हट गए। देखिए, सबसे ज़्यादा केसेस पंजाब के अंदर हैं, और पंजाब में चाहे वो मोहसिन नकवी साहब की हुकूमत थी या मरियम साहिबा की हुकूमत है, तो ये मुस्लिम लीग नून की ही समझ लें हुकूमत थी। तो आप ये बताएं कि पंजाब के अंदर कितने पुलिस ने चालान पेश किए हैं? ठीक है, अभी तक तो कोई चालान नहीं पेश किया ना। तो और जब गवाह भी आप पेश किए जब तो आप अपने जब पुलिस आप वाले तफ्तीश नहीं करेंगे, गवाह नहीं लाएंगे, ठोस शवाहिद नहीं लाएंगे, चालान पेश नहीं करेंगे, तो सजाएं कहाँ से खाक होंगी। नंबर 1। नंबर 2 जो है कि आप ये देखें कि दूसरा जो है मिलिट्री ट्रायल जिनका हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला लटका हुआ है। वहां पे अभी तक जो है कि आपको फैसला ही नहीं कर पा रहे। आप वहां से फैसला करेंगे तो मिलिट्री कोर्ट्स को फैसला करेंगी, तो वहां पर भी किसका प्रोसिक्यूशन, और यहाँ पे मामला आ गया। अब आपने पेशावर के अंदर जो है कि वहां पे मेरा ख्याल है पीटीआई गवर्नमेंट से एक टेक्निकल गलती हुई है कि इन्होंने गालिबन को अयूब खान दौर का कोई कानून या हुक्मनामा है जिसके जरिए जो है कि इन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को खत लिखा और कहा कि इसके ऊपर अदालती कमीशन बनाए। और अब जो है उनकी जानिब से जवाब आया, उन्होंने कहा कि ये केपी गवर्नमेंट के रूल ऑफ बिजनेस जो है कि 1985 उसकी ये बरक्स हैं, उनकी खिलाफ वर्जी है, तो इसलिए इसको टेकअप नहीं किया जा सकता। मेरा ख्याल है कि इनको संजीदगी के साथ इनकी होम डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट को एडवोकेट जनरल ऑफिस के साथ मिलकर जो अदालती कमीशन, जुडिशल कमीशन बनने के लिए जो कवानीन है, उनके जरिए से, देखिए 1973 में पाकिस्तान का आइन आ गया, उसके बाद कवानीन आ गया, उसके बाद वफाक की सतह के ऊपर कमीशन का एक एक्ट है, सूबों के अंदर भी सारे रूल्स मौजूद हैं। तो आपको अयूब खान दौर के ज़माने में क्या जाने की ज़रूरत थी? तो वहाँ तो इसका मतलब है कि टेक्निकली उनसे गलती हुई है। इनको अगर संजीदा है ये कमीशन बनाने के लिए, तो फिर इनको दोबारा से इस जो टेक्निकल फॉल्ट हुआ है इसको रिव्यू करके, एक तो वो करना चाहिए कि जो कमीशन जिस एक्ट के तहत बनाया जाता है उससे रिव्यू करना चाहिए, और दूसरा टीओआरस बना कर देने चाहिए। ये आप ना करें कि आप बिल्कुल एक रॉ हैंडेड खत लिख दें, जी आप बना लें, आप भी कर लें। नहीं, आप बताएं कि हमें ये चीजें दरकार है, और अगर इससे अलावा कमीशन जो समझता है कि ये करना है तो वो भी आप कर लें, तो फिर तो ठीक है। लेकिन आप कहेंगे आप जो कर लें, तो कहेंगे भाई हम क्या करना है, आप बताएं ना क्या करना चाहते हैं हमें। तो ये दोनों चीजें अगर करके दोबारा भेजेंगे तो मेरा ख्याल है फिर कमीशन बन जाएगा। सही। और आखिर में एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है, तर्जुमान पाक फौज की कुछ कैडेट से मुलाकात होती है पिछले हफ्ते में, और ख़बर अब बाहर आ रही है कि वहाँ उनसे बहुत सख्त सवालात हुए, जैसे सहाफ़ी करते हैं उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वैसे नहीं हुए। एक तो सवाल हुआ है उनके कि सियासत में फ़ौज का रोल है, वो कह रहे हैं कुछ निशानियाँ उन्होंने बयान की, और दूसरी जानब उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के आप बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं, सोशल मीडिया को इस दौर में आप अवॉइड कैसे कर सकते हैं? देखिए, दोनों चीज़ें जो है कि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमारी सारी मुसल्लह फ़ौज तो हम नहीं कह सकते, लेकिन पाकिस्तान आर्मी जो है कि वो, आप देखें ना, 3 हुकूमतें हमने 10-10, 12-12 साल की यहाँ पे देखी हैं कि 35 साल पाकिस्तान के अंदर डायरेक्ट हुक्मरानी अयूब खान, जिया खान, फिर आपका जनरल ज़िया-उल हक जो है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो है कि ये है। फिर जनरल बाजवा जो है कि वो, हम तो नहीं कह रहे, जनरल बाजवा जो है कि जिन शहीदों की बात की जाती है, जिन गाजियों की बात की जाती है, जिन शहदा के वर्सा की बात की जाती है जीएचक्यू हेडक्वार्टर के अंदर, वहाँ पे उन शहदा और गाजियों के वर्सा के सामने खड़े होकर उन्होंने कहा जी कि हम फरवरी से हमने अभी जो है कि सियासत में जो है कि वो बंद कर दिया हिस्सा लेना, और हम उसका मतलब आप करते रहे हैं। फिर अभी वज़ीर दिफा, मौजूदा वज़ीर दिफा है ना ख्वाजा आसिफ साहब, वो ये कह रहे हैं कि जनाब कि हमें फलां जनरल साहब ने फलां सन में फलां महीने के अंदर फलां जनरल साहब के ससुर के घर बैठकर ये ऑफर्स कर दी, तो इसका मतलब सियासत आप कर रहे हैं। फिर आप इस वक्त पिछले अभी इस 1-2 साल में देख लें, आप 9 मई के बाद से देख लें, इलेक्शन में देख लें, आप
आपकी हाई कोर्ट्स के अंदर कितने केसेस आए हैं जहाँ पे आपके आईएसआई या एमआई के ऊपर इल्ज़ाम आता है कि लोग उनके पास हैं, वो फ़ोन कर रहे हैं, जब जजेस हुक्मनामे देते हैं पहले आएँ बाएँ शाएँ होती है, जब वो डायरेक्ट फिर कहते हैं अच्छा ठीक है ऐसे तो फिर ऐसे ही हम ये करेंगे, तो फिर आप लापता अफराद घर पहुँच जाते हैं, बाजियाब हो जाते हैं। तो इसका ये मतलब है कि ये सवालात जो है कि जहाँ पे सिविल सोसाइटी उठाती है, जहाँ पे पॉलिटिशियंस उठाते हैं, जहाँ पे एक आम आदमी सहाफ़ी उठाता है, वहाँ इंटरनली भी जब आपस के अंदर इनकी इंटरेक्शंस होती हैं, मतलब मैंने एनडीयू के अंदर मुतअद्दिद बार सेमिनार्स हैं या वर्कशॉप हैं, वहाँ पे जाता रहा। एक ज़माने में ये प्रेस ब्रीफिंग में भी रेगुलर बुलाते थे, अब नहीं बुलाते। अब तो एनडीयू में भी बुलाना बंद कर दिया। तो ये वहाँ पे खुल के बातें होती हैं, खुल के जी। सवालात होते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि हम नहीं करते, जब आपसे लोग आगे से ये पूछें कि अच्छा जी आप कह रहे हैं कि नहीं, और हमारे ही अजीज़ो अक़ारिब या रिश्तेदार जो है कि वो मिलिट्री इंटेलिजेंस ने या आईएसआई ने उठा के लेकर गए, तो क्या ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं हो रही? तो ऐसे सवालात का जवाब फिर आपके पास नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि ये इनको ये तय करना होगा कि हमें या तो तुर्की की तरह जो है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की, जैसे मंसूर शाह ने कहा कि जी भाई आइन बदल लो, फिर जी। आइन में आप लिखवा लें ठीक है जी हमें हमारे हलफ के अंदर से निकाल दें कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, आप सही। वो निकलवा दें और फिर साथ कह दें जी कि हम सियासत में जो है कि एडवाइजरी रोल लेंगे या उठाई रोल लेंगे, जो भी रोल लेंगे भई हमें रोल दे दें, आप आइन में लिख दें, तो आइन में लिख के आप जो मर्जी कर लें। लेकिन अगर आइन ने आपने खुदा को हाजिर नाजिर जाके हलफ उठाना है, कसम उठानी है कि हम सियासत में किसी तौर हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन फिर ये करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि आप अपने साथ, अपने कॉज के साथ, अपने हलफ के साथ भी मुखलिस नहीं है। सही। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।